मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम जिस विषय के ऊपर विचार या मंथन करना चाहेंगे वो विषय है उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद एक समय बहुत व्यापक रूप से विस्तृत संपूर्ण संसार में व्याप्त था। वैसे उपनिवेशवाद की शुरुआत की हम बात करें तो उपनिवेशवाद शुरुआत वैसे 1453 ईस्वी के आसपास से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उपनिवेशवाद का सामान्यतः अर्थ होता है आधिपत्य करना, किसी को अपने नियंत्रण में कर लेना या वश में कर लेना। अर्थात हम कह सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो एक किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना या उनको अपने अधिकार में नियंत्रण में कर लेना ही उपनिवेशवाद की श्रेणी में आता है। वैसे उपनिवेशवाद तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर एक प्रकार से अधिकार कर लेने के पश्चात संपूर्ण यूरोप का, एशिया के जो भी मार्ग थे सब अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए, क्योंकि स्थल मंडल से व्यापार करने का या संबंध बनाने का कोई जगह थी या जरिया थी तो कुस्तुनतुनिया और तुर्की के मध्य वाला रास्ता ही था। इसके प्रत्युत्तर में यूरोप ने अपने औद्योगिक व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। इसके पीछे हम जानना चाहें तो इसके पीछे एक कारण और भी है, वह है कि उपनिवेशवाद स्थापित करने के पीछे की जो भावना है वो प्रॉफिट के आधार पर निर्भर करती है, अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से ये स्थापित होती है। दूसरी आती है अपनी राष्ट्र का या अपनी मातृभूमि का सम्मान या गौरव कैसे बढ़ाया जाए। वो तब संभव है जब हम किसी के ऊपर आधिपत्य कर लें, अपना वर्चस्व स्थापित कर लें या हम उनके ऊपर सर्वश्रेष्ठ स्थापित हो जाएं। एक ये विषय भी है। दूसरा एक मुद्दा आ जाता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई गलत कार्य किया है, इससे बचने के लिए हम दूसरी जगह में जाकर के छिप जाएं या यूँ कहें कि दूसरी जगह में जाकर के स्थापित हो जाएं। इन्हीं सभी चीज़ों से लेकर के हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद स्थापित हुआ। वैसे इसके पीछे और कई भी कारण हैं, जिन कारणों में हम ले सकते हैं कि व्यापार की भावना, एक व्यापार करने के उद्देश्य से हम एक जगह की बजाय दूसरी जगह अपना आधिपत्य स्थापित करके लाभ कमाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ आती है कि उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, अर्थात मशीनरी का युग आ चुका था, तकनीक का युग आ चुका था, जैसे कि कम लागत पर कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाना संभव हो गया था। अब उस उत्पादन को व्यापार के रूप में कहीं दूसरी जगह जहां व्यापार कर सकें उनकी आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए भी उपनिवेशवाद स्थापित होने लगे, क्योंकि 1600 ईस्वी के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई थी।
हम देखते हैं एक तरफ कि कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, तो वहाँ पर एक नीति आई 3G की, ट्रिपल जी, जिसका आधार है सोना, कीर्ति और गौड़, जिनके ऊपर संपूर्ण यूरोप ने अमेरिका से इस अपने वर्चस्व को स्थापित किया, अपने धर्म प्रचार प्रसार को वहाँ किया, साथ ही साथ वहाँ से बहुमूल्य धातु सोना को भी संग्रहित किया। एक दूसरी नीति आती है, कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तकनीक का युग आ चुका था, ऐसे युग में, ऐसे मशीनीकरण के दौर में अधिक से अधिक सामान उत्पादन करने के लिए कच्चे सामान की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी पूर्ति के लिए भी नई जगह आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। तीसरा विषय आता है जहाँ पे पके हुए सामान को व्यापार के रूप में भेजा जाए, क्योंकि संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने के कारण यूरोप में व्यापार करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने व्यापार के लिए एक सुगम जगह ढूंढने के लिए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेशवाद स्थापित करने शुरू हुए, जिससे कि पके हुए सामान को वहाँ बेच करके लाभ कमाया जा सके। एक बिंदु जनसंख्या वृद्धि को लेकर के भी समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ में औद्योगिक क्रांति होने के परिणामस्वरूप शहरीकरण व्यापक रूप से हो गया था। ग्रामों की जनसंख्या शहरों में आकर बसने लगी थी। ऐसी स्थिति में उन्हें नई जगह की आवश्यकता महसूस हुई। इस कारण से भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि जनसंख्या विस्तार के कारण उन्हें नई जगह की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा एक आता है प्रतिकूल जलवायु, अर्थात यूरोप महाद्वीप की जलवायु एक जैसी बनी रहती है, जहाँ पे किसी या कच्चा माल पैदा करना सभी तरह का संभव नहीं था। इसलिए उन्हें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की वह उपजाऊ ज़मीन, जहाँ पे बहुमूल्य वस्तुएं पैदा की जा सकती हैं, उनकी आवश्यकता महसूस हुई। परिणामस्वरूप उन्होंने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। इस उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान दिया वो स्पेन और पुर्तगाल ने दिया। इसके पीछे कारण था कि स्पेन और पुर्तगाल ने अपने उपनिवेशवाद के माध्यम से अपने औद्योगिक धंधों को अत्यधिक बढ़ावा दिया, अत्यधिक लाभ कमाया। इस वजह से संपूर्ण यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल की समृद्धि की जो एक के प्रभाव आया, उसका सब जगह महसूस होने लगी। अतः समस्त यूरोपीय राष्ट्रों में भी इस उपनिवेशवाद की लालसा जागृत हुई, क्योंकि सभी अपने राष्ट्र को अत्यधिक मजबूत करना चाहते थे, जिससे कि उन्हें कच्चा सामान मिल जाए, पका हुआ सामान भी मिले, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का भी समाधान हो। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद को अपने हथियार के रूप में अपनाया। इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में केवल अंतर इतना सा महसूस होता है कि उपनिवेशवाद एक शुरुआत की विषय वस्तु है, जहाँ केवल व्यापार का नाम दिया जाता है। साम्राज्यवाद वह है जहाँ पे किसी भौगोलिक राष्ट्र के ऊपर तानाशाही तरीके से
आधिपत्य स्थापित करके उसका शोषण किया जाए। ये शोषण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार का हो सकता है। परंतु उपनिवेशवाद एक शुरुआत, प्रथम स्टेज है साम्राज्यवाद से पूर्व की। उपनिवेशवाद में व्यापार का बहाना लेकर के प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के ऊपर, उस भौगोलिक राष्ट्र के ऊपर आधिपत्य करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि अपने स्वार्थों की, अपने हितों की पूर्ति की जा सके। अतः उपनिवेशवाद 14वीं सदी के आसपास यूरोप से जिसकी शुरुआत होती है और संपूर्ण विश्व में ये उपनिवेशवाद स्थापित हो जाता है। इस उपनिवेशवाद, इस साम्राज्यवाद को ख़त्म करने के लिए एशियाई में, अफ्रीका में और अमेरिकन राष्ट्रों में एक राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से इन राष्ट्रों ने इस उपनिवेशवाद, इस साम्राज्यवाद को ख़त्म किया, क्योंकि ये महसूस किया गया एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में कि उनकी आर्थिक दुर्दशा, उनके सामाजिक बिखराव, उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासतों को जो छिन्न भिन्न किया गया, उसका मूल कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ही था। अतः हम कह सकते हैं कि 14वीं सदी के जिसकी शुरुआत हुई और 19वीं सदी के अंत तक ये साम्राज्यवाद संपूर्ण विश्व से समाप्त हो गया, क्योंकि सब जगह प्रथम विश्व युद्ध के दौर में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका। तो हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद एक राष्ट्र के लिए वरदान है तो दूसरे राष्ट्र के लिए अभिशाप के समान है। धन्यवाद।